ईईटी का ईवीएस का 2014 से क्वेश्चन पेपर है ये। इससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवल का फूल सुबह में खिलता है, जबकि गुले शबे बू टेबल रोज जो होता है, तो वो रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत होती है? टेबल रोज को हम देखते हैं अभी। ये इस तरह से होते हैं टेबल रोज, और ये रात को खिलते हैं। टेबल रोज। तो इसमें जो है तो क्या कहा जा रहा है कि किस किस्म की हरकत होती है नबातात की? पहला है कि कीमियाई रगबती हरकत, गैर इन्हेसारी मतलब मुनहसिर ना होने वाली हरकत, आबी रगबती हरकत, और सखली रगबती हरकत। तो क्या हो सकता है इसका? 121। उसका है ऑप्शन 2, जो कि गैर इन्हेसारी हरकत। कीमियाई रगबती हरकत क्या हो रहा है कि केमिकल से। आबी रगबती बोले तो जो कि पानी से रगबती वाली, तो ये नहीं है। सखली रगबती भी नहीं है, जो कि है गैर इन्हेसारी, मतलब डिपेंडेंट है खुद से, दूसरे पे इन्हिसार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुदरतन कूड़ा करकट की चीजों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी को मुंतखब करना है। ये कूड़ा करकट की जो चीजें होती है मतलब कचरे की, उसकी तहलील यानी घुल जाने दरकार वक्त के हिसाब से कम जो दरकार दरकार जो वक्त लगता है, तो कौन सा है? थर्माकोल लकड़ी, प्लास्टिक चमड़े के जूते, थर्माकोल चमड़े के जूते, या प्लास्टिक या लकड़ी और लकड़ी। तो उसकी जोड़ी के हिसाब से बताना है। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दरकार वक्त, मतलब एक ज्यादा रहेगा बहुत और एक में कम रहेगा। थर्माकोल जैसे देखा होगा कि थर्माकोल को लगाने पर वो मतलब पूरी तरह से जल नहीं पाता, हल होने में मुश्किल होती है। उस हिसाब से फर्स्ट है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा थर्माकोल जल्दी बहुत ज्यादा से ज्यादा वक्त लेगा, और लकड़ी जो है तो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो ये कम से कम वक्त वाला। हाँ, तो इस तरह से रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट कि दर्ज झैल में से मुनासिब बयान या बयानात को मुंतखब करना है। पहला है कि हीरे पर तेजाब या अलकली का असर नहीं होता। दूसरा है कि हीरा ये कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। सिर्फ अलिफ सही है, या बे, या अलिफ बे दोनों सही है, ये दोनों गलत। अलीफ आएगा सर, हीरे पर तेजाब या अलकली का असर नहीं होता। अलिफ। तो देखते हैं इसका, तो बिल्कुल सही जवाब है कि हीरे पर तेजाब या अलकली का असर नहीं होगा, ये सही जवाब है। और कार्बन की गैर कलमी शक्ल है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाने से इनमें से कौन से मुतबादिल से उनका असर नुमाया होगा, जाहिर होगा?
पहला है कि इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदरजा कम होगी। दूसरा है कि इब्तिदा में इसकी कसाफत कम होगी लेकिन बाद में बदरजा ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा। और चौथा क्या, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में कमी हो जाएगी। तो इसका कौन सा है बोलिए। उसका फर्स्ट सही जवाब है, जो कि है इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदरजा कम हो जाएंगी, पानी का दर्जे हरारत। उसके बाद है कि आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मोतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह जाहिर करने वाला मुतबादिल इसमें से कौन सा है। आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मोतदिल होता है। मोतदिल होना मतलब एतदाल, बराबरी। तो इलेक्ट्रॉन छोटा है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन बड़ा है न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बराबर है मसावी न्यूट्रॉन से, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। इसका जवाब दीजिए। कौन सा है। तो उसका है फोर्थ। इलेक्ट्रॉन मसावी है प्रोटॉन के। नेक्स्ट है, नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद है, फायदेमंद। रिफाइट्स, कैल्शियम ऑक्जेट, ऑक्जेलेट, और नीलगिरी का तेल, या फिर गल्डी करली, करली का तेल। तो उसका सही जवाब है थर्ड, नीलगिरी का तेल। पहले देखना है कि फासिद मादे, फासिद मादा मतलब क्या हो। बेकार, फासिद मादा उसे कहा जाए इंसानी जिंदगी के लिए। अब बेकार मादा क्यों फायदेमंद हो रहा है, फासिद का मतलब क्या है एग्जैक्ट। बेकार को इस्तेमाल में ला सकें, मुफीद इस्तेमाल हम। तो उसको हम देखते हैं, नीलगिरी का जो तेल है। नीलगिरी को क्या कहेंगे।
ये नीलगिरी जो ऑयल है उसके बारे में डेफिनेशन। तो उसको एक्केलिप्टस ऑयल जो कहा जाएगा, ये जो है तो ऑइंटमेंट वगैरह के हिसाब से, मसल जॉइंट पेन वगैरह के हिसाब से इस्तेमाल में आ सकता है। तो यूज क्या रहता है इसका कि हीलिंग वाउंड्स, अल्सर में, बर्न्स, कटने पर, जलने पर, ये सारे चीजों में, और जो भी जो है तो बाइट्स वगैरह होते हैं इन्फेक्ट्स के, इंसेक्ट्स वगैरह के बाइट्स और स्टिंग्स जो होते हैं, जैसे कि शहद की मक्खियों का स्टिंग होता है और काटने से इंसेक्ट्स के, उस हिसाब से ये कूलिंग और रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ये खासियत होगी एंटीसेप्टिक। हाँ, फिर उसको मेहंदी वगैरह में भी मिलाया जाता है। हाँ, लेकिन मेन जो है इसका एंटीसेप्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए, फिर वो अलग अलग रहेंगे उसके हिसाब से। अगर ऑयल अगर हेयर के लिए इस्तेमाल करें तो हेयर केयर के लिए जो पाचित मादे के हिसाब से आ रहा है। तो इसको पाचित मादों में कैसे इस्तेमाल होगा, तो अभी जो है तो सबसे पहले यह है कि अगर उसको हम देखा जाए अगर हिंदी में, तो उसको अनियमित पदार्थ ये कह सकते हैं हम हिंदी में। और जो इंग्लिश में अगर कह सकते हैं तो इरेगुलर इरेगुलर सब्सटेंस उसको कहा जाएगा, फिर पासित माध्य। तो इरेगुलर सब्सटेंस के हिसाब से अगर देखें हम, तो पेन रिलीवर के अंदर ही आ रहा है वो, क्योंकि पेन में मसल्स वगैरह जो जॉइंट पेन्स होते हैं तो उसके अंदर भी ये आ जाएगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह के हिसाब से ही आ जाएगा। तो दोनों हिसाब से यानी पाचित भी मादा है। तो फिर वो हिसाब से जैसे कि आप उसको खाने में इंटेक नहीं ले रहे, लेकिन वॉन्ड्स की उसकी सूरत में लगा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल यूज। जैसे कि बहुत सारे दवाइयों पर लिख कर आता है कि नॉट फॉर इंटरनल यूज, इस तरह। तो फिर आप उसको इंटेक नहीं कर रहे, उस हिसाब से आप उसको एक्सटर्नल यूज के लिए ला रहे हैं, तो फासिल मादे के लिए इसीलिए ये इस्तेमाल हो जाएगा। और जो करली का तेल है, तो करली का तेल जैसे कि खाने में उसमें इस्तेमाल होता है, तो इंटरनल टेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रिफाइंड तेल, वो रिफाइंड ऑयल वगैरह आता है इंटरनल। हाँ, पत्तों का भी होता है। हाँ, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजों में आता है। आपने अभी देखा है कि कभी कि नीलगिरी का तेल लाया और उससे खाना बनाया ऐसे में, जैसे कि एक्सटर्नल में ज्यादा यूज होने वाला। और इंटरनल एक्सटर्नल में तो कैसा होता है, सब पैराशूट ऑयल है। सब पैराशूट का ऑयल जो कोकोनट ऑयल जिसको हम कहते हैं कोकोनट। अब एक कोकोनट होता है कि हम इंटरनल में भी इंटेक कर सकते हैं और एक्सटर्नल में भी कर रहे हैं। तो वो एक चीज अलग हो गई कि मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर आप उसको कैसे भी इस्तेमाल करो। जैसे खीरा है, खीरे को खाओ या आंखों पे रखो, वो दो चीजें फिर तो आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो पाचित मादे के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सटर्नल यूज के लिए, तो फिर वो नीलगिरी का तेल में ऐसे ही आ जाता है डायरेक्टली। और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो हम उसको देखते हैं। ये क्रीमिक ग्लेजेस के वास्ते भी इस्तेमाल होता है, सेपरेट करने प्लांट के ड्रग के हिसाब से। क्वाइट कॉमनली डिफरेंट है इसमें। और ज्यादा इंटेक इसका किडनी स्टोन की तरफ ले जाता है, ये तो एक अलग चीज है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के उसके हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से अब ये चीजें तो इसमें आ गई, तो आपको क्या करना है इसके लिए
फासिद मादे और गैर फासिद मादे, इसके ऊपर पूरा यानी कि चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना कि उसके अंदर सारी चीजें जितने जितने आ जाएंगी। तो एक चीज क्या हो गई, मतलब ये क्लियर हो गया कि मतलब कुछ चीजों को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बहुत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, फासिद में भी और गैर फासिद में, लेकिन सिर्फ फासिद के लिए मादा जो इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद है तो ये हो जाएंगे। चार्ट आता ना, एक साइड ये वेयर पास। हाँ, तो वो पूरा चार्ट को पढ़ लेना। उसके बाद में है कि पश्तानी या हैवानात में दर्ज झैल में से कौन सी खसूसियात पाई नहीं जाती। तो मतलब ये मैमल के ताल्लुक से पूछा जा रहा है कि इन हैवानात के जिस पर बाल होते हैं इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक मवाकिफ वो होते हैं, ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते, या ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते। तो इसका फोर्थ सही जवाब है कि ये हैवानात जो है तो जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते हैं। मैमल एनिमल्स सर्द खून के नहीं होते, मतलब जो पाई नहीं जाती, मतलब निगेटिव वाला, तो काबू रख नहीं सकते यानी काबू रख सकते हैं। और ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते, गर्म खून के होते हैं, ये सही हो गया। इर्द गिर्द के माहौल के मवाकिफ होते हैं, ये भी सही है। और इन हैवानात के जिस पर बाल होते हैं, ये भी सही। नेक्स्ट है कि माहौल दोस्त, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंड जो बता रहे राजेंद्र सिंह को, उनसे ताल्लुक रखने वाले मुतबादिल की निशानदही आपको करना है। पहला है कि तरुण भारत सिंह, जो नौजवानाने हिंद की तंजीम है। तरुण भारत यानी कि यूथ इंडिया, इसको नौजवानाने हिंद की तंजीम है। और क्या है कि पानी पंचायत है, या फिर पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा, चिपको तहरीक की बगावत करना, चिपको मूवमेंट का। वे और दाल, उसका है फर्स्ट, जो कि है सिर्फ अलीफ पर जीम। क्या राजेंद्र सिंह से ताल्लुक रखने वाले मुतबादिल जो है माहौल दोस्त। तो अलीफ और जीम मतलब क्या हो रहा है पहले, कि तरुण भारत सिंह जो है तो नौजवानों ने हिंद की तंजीम है। नौजवानों ने हिंद मतलब इंडिया के नौजवानों की यूथ की तंजीम। पंचायत तो मतलब पानी पंचायत ऐसा नहीं होता डायरेक्टली, पंचायत समिति, ग्राम सभा, लोक सभा, ये चीज अलग हो गई। तो ये पानी पंचायत नहीं थी। और अगर उसका कुछ था होगा पिछला हिस्ट्री का। नहीं, पानी नहीं आ रहा उसमें। और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा, ये उनकी है। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, ये पैदल यात्रा, और नौजवानों ने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, माहौल तो बोले तो माहौल से पेड़ से लगा रहेगा हाँ, उनको। उसको माहौल से भी आप समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट के हिसाब से तरुण भारत सिंह। भी आ सकता था उसमें, क्योंकि वो पेड़ को चिपक गए थे ना, लेकिन चिपको तहरीक जो थी तो उसमें मतलब वो एक लेडी का था, वो लेडीज का था। कि जो लेडीज ने आने से पहले हम पर मतलब आर चलाओ, उसका नाम भी है। सूर्यमणि थी वो बराबर। हाँ, तो वो सारी चीजों के हिसाब से ये आया है। तो ये अलग अलग लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से सही चीज लगाना है। उसके बाद है नेक्स्ट, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है तो तब दर्ज झैल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है। खुर्दनी तेल मतलब क्या होता है। खुर्दनी तेल से क्या मुराद है। मतलब उसको एडिबल ऑयल कह सकते हैं। एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जिसको कहते हैं ना, खाद्य तेल। हाँ, तो ये तेल चर्बी में जब तब्दील हो जाता है तो तब इसमें से कौन सा अमल होता है।
हाइड्रोजन गैस आजाद हो जाती है या ऑक्सीजन गैस आजाद होती है। मुतामिलियत यानी तामली अज्जा जो होते हैं वो ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, या तामली अज्जा ऑक्सीजन को हासिल कर लेते हैं। कौन सा होता है? उसका है सेकंड, ऑक्सीजन गैस आजाद होती है, सही जवाब। चर्बी में जब तब्दील होता है फोर्जन तेल तो ऑक्सीजन गैस आजाद होती है। नेक्स्ट है, दर्ज झैल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त करना है। पहला है कि हार्मोन का खून में मिलना, खांसना, ये गैर इरादी अमल है, मतलब इरादा नहीं है। हार्मोन का खून में मिलना, क्या जब सोचा कि 2 बजे खून को हार्मोन में मिला देना है, और खांसना आप सोच कर है, तो ये गैर इरादी अमल है, मतलब बिना इरादे के। और हमें पहचानने क्या गैर मुनासिब। दूसरा क्या है कि अफ़ाल मुनाकिसा, ये गैर इरादी अमल नहीं है। तो अफ़ाल मुनाकिसा क्या होते हैं? अक्स से बना मुनाकिसा, तो क्या देखने वाले होते हैं या फिर क्या होते हैं? क्या कह सकते हैं? इसमें अफ़ाल मुनाकिसा क्या फर्क है कि गलत नहीं है। मतलब सिर्फ कामों को ही कहा जा रहा है वैसे तो। अफ़ाल मतलब देखने वाले, मुनाकिसा अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि गैर इरादी आमाल नहीं होते। उसके बाद किसी गर्म शय को छूते हैं हाथ हटा दिया जाता है, तो ये अमल क्या है? गैर इरादी। गर्म शय को छू, हाथ डायरेक्ट हट जाए। और क्या है कि नोक तार शय के चुभते ही जुबान से दर्दनाक अल्फाज अदा हो जाना, ये अफाल मुनाकिसा है। अब अफाल मुनाकिसा फिर से आया है। अफाल मुनाकिसा किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। गैर मुना गैर है, लेकिन उसमें क्या होते हैं अफाल मुनासिब जो है, तो मुनाकिसा का मतलब क्या है पहले? तो क्या होता है ऑनलाइन से किसी को पता है? और गैर मुनक्किसा फिर दोनों भी चीजें याद रख सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें गैर मुनासिब मुतबादिल, ये बोल दीजिए। 130 का थर्ड क्यों है ये? किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, तो ये अमल क्या? गैर इरादी, मतलब इरादा नहीं किया था। तुम सोचते थे ना कि अपन करेंगे चक्कर नहीं, तो ये गलत है। गैर मुनासिब मुतबादिल यानी इरादे से हटा देगा इंसान। हाँ हाँ, नए बाकी रहेंगे तो फिर खुद से नहीं होगा, मतलब इरादे से वो हटाया जाएगा, मतलब माइंड तक। यूं किसी किसी को ऐसा होता है कि उसको कॉलेज हो गया, तब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ भी चीज का महसूस ही नहीं हो रहा, तो जब महसूस होगा तो तब वो इरादतन उसको हटा देंगे। और अभी होमवर्क में आपको ये मुनाकिसा, अफ़ाल मुनाकिसा और गैर मुनाकिसा ही निकालना है।
मतलब देखने से मुराद ही हो सकता है कि अगर हम उसको देखने पे रख लेते कि एक्शन वाला, जो देखकर हम एक्शन करते, तो इरादतन होता है ये। और अल्फाज भी जो निकले, तो ये अफ़ाले मुनक्किसा है, मतलब देखने वाले, तो मुंह से जुबानी हो रहा है, तो इसलिए वो गलत हो जाए। कांटा चुभते ही मतलब कुछ कह देना इस तरह से। उसके बाद दर्ज झैल में से बरक़ी बल्ब की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल इनमें से कौन सा है? पहला है कि बरक़ी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी होती है। दूसरा है कि नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में क्या होता है? इजाफा होता है। कॉइल में, उसका जो कॉइल होता है उसमें, नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से। तीसरा है कि बरक़ी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है। और चौथा है कि बरक़ी बल्ब में लच्छे का नुक्ता इंजमाद कम होता है। इंजमान मुंजमिद क्या किससे मिलेगा? जमा होने से है क्या? जमा, जम जाना, हाँ। तो क्या होगा इसमें से? बरक़ी बल्ब की खुसूसियत वाला, उसका है सेकंड, बिल्कुल सही, कि ऑप्शन नाइट्रोजन। टू। हाँ, ऑप्शन नंबर टू है कि नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से, नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद जो लच्छे की उम्र में क्या हो रहा है? कॉइल में इजाफा हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, कि दर्ज झैल वजह और असर के मद्देनजर इनमें से मुतबादिल का इंतखाब करना है। वजह यह है कि क्या है ये? सर्द खून का हैवान गिरगुट। तो गिरगुट जो है तो सर्द खून का हैवान है। दूसरा क्या है? असर, के इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मवाक़े को गिरगुट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है। सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है सर। फर्स्ट की चीज फर्स्ट सही है कि वो हाथ नहीं करते, हाथ में रखना है ना, ताकत हो जाता है। फर्स्ट सही है सर। ये आप जो असर्शन रीजनिंग वाला बोले थे वो वाले। फर्स्ट की चीज तो उसका फर्स्ट है सही, कि सिर्फ अलिफ सही है। सर्द खून का हैवान है, लेकिन ये दर्जे हरारत पर काबू नहीं रख पाता। उसके बाद है नेक्स्ट, के दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल अहमाल हरारत की नहीं है? अहमाल हरारत मतलब क्या होता है? अहमाल हरारत की नहीं है, ज्यादा गर्म। सतह समंदर से जमीन की जानिब खारी हवाओं का बहना। सतह समंदर की तरफ से जमीन की तरफ जो हवाएं होती है, खारी हवाएं। उसके बाद कंदील की लौ जलते ही रहना। शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज तक पहुंचना। चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म हो जाना। अब अहमाल की हरारत के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जब ये सवाल का जवाब और अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो क्या कह सकते हैं इसको? हीट ट्रांसफर, अहमाल हरारत मतलब हीट जिसमें ट्रांसफर हो जाए, जिसमें ज्यादा दर्जे हरारत। ट्रांसफर हो जाए मतलब मुंतकिली, के मुंतकिल होना हरारत की। तो नहीं जो है, कौन सी मिसाल कि हरारत मुंतकिल नहीं हो रही? कंदील की लौ जलते ही रहना है, तो हरारत क्या एक जगह है? शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज तक पहुंचना, तो क्या ये मुंतकिल ही है? ये चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना, तो चूल्हा है तो मुंतकिल ही नहीं है, एक जगह पे है। और खारी हवाओं का बहना, तो क्या ये हरारत की मुंतकिली है? तीनों में होगी मुंतकिल, चौथी तीसरी में नहीं होगी शायद। ऑप्शन थर्ड। थर्ड। तो थर्ड बिल्कुल सही है, कि थर्ड शमसी हरारत जो है, वो कुर्रे अर्ज तक पहुंचना तो मुंतकिल ही नहीं हो रही, बस एक हरारत मिल रही है एक जगह से, बाकी इसमें से हरारत की मुंतकिली रह रही, जलते रहना, गर्म होना, और ये खारी हवाओं का बहना। उसके बाद दर्ज झैल में से मुनासिब बयानात की निशानदही करना है, कि जो सबसे अप्रोप्रिएट बयान है, स्टेटमेंट, उसकी निशानदही।
कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? ये वाला हो गया था। यही है सभी। हाँ, पहले क्या, आयोडीन अधात है। अधातें चमकदार नहीं होती, आयोडीन चमकदार होती है। आयोडीन धात की एक किस्म है। तो धाते और अधाते से ये आपको सवाल आया। तो इसमें ऑप्शंस अलग अलग है। अलिफ बे जीम दाल, सिर्फ अलिफ बे और जीम। नहीं, चमकदार होती है, नहीं नहीं, आयोडीन चमकदार होती है। तो जवाब में जो है तो एक से ज्यादा है, तो ये देख के जवाब देना है। अलिफ बे जीम दाल, अलिफ बे जीम बे जीम और दाल। पर अलीफ बे और जीरो आधार भी है। आयरन आधार है क्योंकि चमकदार नहीं है, आधार चमकदार होती है, आयरन आधार आधार तो इसका थर्ड सिर्फ अलिफ बे हाँ, और जीम। आयोडीन धात की किस्म नहीं है आयोडीन। चमकदार होती और आयोडीन चमकदार होता है, ये सही है। मतलब ये अधात है लेकिन चमकदार है। और अधाते चमकदार नहीं होती, ये क्यों आया फिर, अगर ऐसा देखा जाए तो? है। तांबा चमकदार थोड़ी होता है। सिर्फ अलिफ बे और जीम। मुनासिब बयानात की निशानदेही, तो आयोडीन अधात है। हाँ, तो इससे समझ में आ गया जिसका यहाँ उल्टा था, तो ये गलत हो गया। ये अधात है, अधाते चमकदार नहीं होती। तो लेकिन आयोडीन, लेकिन यहाँ पर चमकदार बता रहा हूँ। सिर्फ आयोडीन धात जो है तो चमकदार है, हाँ, ऐसी बात हो रही है पहले करके उसकी। एक ही ऑप्शन देख लो और उसमें से कितना बोलोगे कि आयोडीन चमकदार। तो उसके बाद है, तुलबा अपने वसाइल को जाय ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपने जो वसाइल है सही। तो उनको जाया ना करते हुए, वसाइल को जाया ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुतालिक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी अगर पेन है, पेन खाली हो गया, कुछ भी हो गया, बॉटल है, बॉटल का जो है तो गमला काट के जो है तो उसको पौधा बना लिया। तो तज्जियाती सलाहियतों का फरोग है, या दर्जे बंदी से मुंसलिक इक्तसाबी तजुर्बात है, या मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दीली है, या तजुर्बाती इक्तसाबी मुजाहिर है। तजुर्बाती इक्तसाबी कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा? इक्तसाब मतलब हासिल करना, हुसूलियाबी, तजुर्बा हासिल करने का मुजाहिरा। मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दील। मुशाहिदा और पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के मतलब मौके के एतबार से बर्ताव। और दर्जा बंदी से मुंसलिक इक्तसाबी तजुर्बात की दर्जा बंदी जो है, कैटेगराइजेशन, उससे जुड़ा हुआ हासिल करने वाला एक तजुर्बा। या तज्जियाती सलाहियतों का फरोग। तज्जियाती सलाहियतें क्या होती है? जायजा तज्जिया करना, उसकी सलाहियत जो एबिलिटीज है उसको परवान चढ़ना। तजुर्बा जी। तो तजुर्बा एक अलग हो जाता है, एक्सपीरियंस, और तज्जिया यानी कि, तो उसका है सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, तजुर्बाती इक्तसाबी मुजाहिरा है। उसके बाद है नेक्स्ट, यूरोपीय ईसाई मजहब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? दीन की इस्लाह की तहरीक। तो फर्स्ट है कि कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, या प्रोटेस्ट ग्रोह के हामियों का पॉप के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, या पॉप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम, या मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराजनामा। इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? क्या रहेगा? उसका है थर्ड, कि पॉप की तरगीब, जो पॉप की तरगीब थी उससे कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ एक सामाजिक काम था। तो इस्लाह दीन की तहरीक, तो तहरीक तहरीक जो आंदोलन होता है तो खिलाफ वाला नहीं था ये। पहले दूसरे में क्या था कि हामियों का, पॉप के खिलाफ तो खिलाफ नहीं था, ये भी खिलाफ नहीं था। कैथोलिक गिरोह के मजहबी पेशों के खिलाफ 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 वाले नहीं थे। और ना कि मार्टिन लूथर का इस्लाह दीन का एतराजनामा, ये भी एतराज है। तो ये नहीं, बल्कि साथ वाला काम है कि पॉप की तरगीब से कैथोलिक गिरोह के हामियों ने किया हुआ सामाजिक काम, सोशल वर्क से उसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक
ना रखने वाला मुतबादिल कौन सा है? हफ्त रोजा अखबार जिसका नाम था दिग्दर्शन में शतपुत्र की तहरीर। उसके बाद लाइब्रेरी की तहरीक, बेवाओं की शादी पर जोर, लोक पिटवादी इस नाम से तहरीक। गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक नहीं है जिसका, यानी बाकी सब है, तो वो क्या है? उसका है फर्स्ट, हफ्त रोजा अखबार दिग्दर्शन में शतपत्र की तहरीर। ये नहीं है बाकी सब है, लाइब्रेरी की तहरीक है, बेवाओं की शादी पर जोर, और लोक पिटवादी इस नाम से तहरीर। अखबार नहीं याद रखना है, गोपाल हरि देशमुख। जिन्होंने ये सवाल हल करके आए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल किया है, सारे सवाल तो उनके सही आ रहे। नेक्स्ट है कि तंजीम, तंजीम या इदारा यानी ऑर्गेनाइजेशन और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब करना है। तंजीम या इदारा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आजाद हिंद फौज, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडिया हाउस। स- सचिंद्र नाथ सतपाल और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आजाद हिंद के क्या है? सुभाष चंद्र बोस। एक अगर बे का तीन है तो देखना है बे का तीन कहाँ पर है, तो दो में है, पहले में और चौथे में। और ये गलत भी हो सकता है क्योंकि आंसर देने वालों ने तीन पर भी किया है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चीन का जो रहेगा सर फर्स्ट रहेगा सर। टीम का अगर फर्स्ट है तो फिर पहला ही हो जा रहा है। हिंदुस्तान श्याम जी वर्मा मिलेगा। एक सही मालूम है सर। उसका तीसरा ही सही है जवाब। अलिफ का है चौथा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का क्या हो रहा है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोशलिस्ट। चंद्रशेखर आजाद है। अलिफ का चौथा। चौथा इसमें और उसके बाद क्या है? हाँ, ये पांचवा था। अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का चंद्रशेखर आजाद आ रहा है। और पे का क्या आ रहा है? अलिफ, आजाद हिंद फौज मतलब राज बिहारी बोस, राज बिहारी बोस। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, दो एसोसिएशन यहाँ पर है, सचिंद्र नाथ सतपाल। अब ये दो को कैसे याद रखेंगे? इंडिया हाउस, इसका पांचवा है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब याद कैसे रखेंगे इसको? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, एक में सोशलिस्ट है और एक में रिपब्लिक एसोसिएशन है सिर्फ। तब इसको याद कैसे रखना है कि सोशलिस्ट जहां पर आ गया तो वहां पर आपको कर देना है चंद्रशेखर आजाद। सोशलिस्ट, सोशल से डेमोक्रेसी, से याद रख सकते हैं आप कोई भी चीज, एक लॉजिक कि उससे रिपब्लिक के हिसाब से आजाद से चंद्रशेखर आजाद सोशलिस्ट। और सिर्फ रिपब्लिक तो जिम का आप याद रख सकते हैं सेकंड, सचिंद्रनाथ सतपाल। और उसके बाद आजाद हिंद फौज जो है तो उसका अलिफ राज बिहारी बोस, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो थोड़े हार्ड है याद रखने के लिए, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा। आजाद हिंद फौज का निशाना, निशान क्या होता है? जलती मशाल, चरखे की तस्वीर, उड़ान भरता हुआ ख्वाब, फोनिक फोएनिक्स जिसको कहा जा रहा है, और हमला करता हुआ शेर। यहाँ पर ये कंफ्यूजन था कि माहौल दोस्त जो है राजेंद्र सिंह के ताल्लुक से, तो ये क्या था? मुनासिब मुतबादिल की निशानदही। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजेंद्र सिंह की उम्र 65 साल बताई जा रही है, 6 अगस्त 1959 तक की। और बॉर्न हुए थे वो 6 अगस्त 1959 में। तो टोटल आयु 65 साल की ऐसी बताई जा रही है। और उसमें ये क्या थे? ये उनकी राइट साइड में पूरी डिटेल है कि इंडियन
वाटर कंजर्वे कंजर्वेशनिस्ट थे, मतलब तहफ्फुज पर उन्होंने काम किया, वाटर कंजर्वेशन पर। और कहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, कहाँ से? अलवर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि राजस्थान में है। अगर ऐसा भी आता है कि कहाँ से, तो राजस्थान में, इंडिया में। और उन्हें वाटरमैन का खिताब दिया गया, वाटरमैन ऑफ इंडिया का। साथ ही साथ उन्होंने मगासिया अवार्ड जीता 2001 में, वाटर प्राइज जीता 2015 में। और वो रन भी करते हैं एक एनजीओ, जो कि तरुण भारत सिंह, जो फाउंड हुई थी 1975 में। तो तरुण भारत सिंह के हिसाब से हमें ये याद रखना है। तो ये 1975 में, तो उनकी बॉर्न डेट जो है तो 6 अगस्त 1959 से है। और कहाँ पर है तो वो बागपत, ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर से। अब अगर 1959 जो है, इसमें अगर हम 65 जोड़ दे तो अभी तक वो 2024 तक में, अभी उनकी एज हो रही है 65 ईयर्स। तो ये उन्हें कहा जाता है। और इन्हें अवार्ड ये भी मिला कम्युनिटी लीडरशिप का 2001 में, पायनियरिंग वर्क में कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स जो उन्होंने लगाया हार्वेस्टिंग और उस मैनेजमेंट में। तो ये काफी उनके ताल्लुक से डिटेल है। रेन वाटर फॉर ड्राई सीजन, तो इन्हें वाटरमैन तो कहा जाता है, लेकिन वाटर पंचायत जो है, पानी पंचायत, वो एक अलग चीज हो गई। तब इनके ताल्लुक से हमें एक चीज क्या मिली, कि तरुण भारत सिंह ये मिला। अब ये नहीं मिला पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा, तो हम प्लांटिंग ट्री ऐसा लिखते हैं, प्लांटिंग ट्रीज। तो उन्होंने क्या किया, ही एंड हिज टीम रियलाइज दैट द ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, लेड करती है डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द रीजन। तो पानी, वाटरमैन तो थे, वो तो तहफ्फुज के लिए, तो उनको ये लगा कि इससे डिप्लीशन हो रहा है बहुत ज्यादा। और उन्होंने प्लांटिंग ट्रीज किया कैचमेंट एरियाज ऑफ वाटर सोर्सेस, जैसे कि रिवर्स पॉन्ड्स में, इंक्रीज करने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की। ये जमीन में अगर जब पेड़ होते हैं तो जड़ों की मदद से वो पानी को बचा के रखता है, तो उसके लिए उन्होंने ये प्लांटिंग ट्रीज वगैरह वाला मूवमेंट्स चालू किए। तो इस हिसाब से इनके दोनों चीजें हो गई। अब कंफ्यूज करने के लिए पानी की पंचायत वहां पर दिया गया था। तो ये वाटरमैन एक अलग चीज हो गई, कि उन्होंने जो कंजर्वेशन पर काम किया, ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन पानी पंचायत अलग है। और चिपको तहरीक की बगावत ये एक अलग चीज है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि पानी पंचायत। तो पानी पंचायत क्या है? पानी पंचायत एक्ट 2002, तो ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एंड फ्लोचिंग इन ओडिशा के हिसाब से है, जिसमें क्या किया जाता है पानी पंचायत में। और उसके फाउंडर कौन है? ये नाम दिया गया फर्स्ट विलासराव सालुंके, इनके हिसाब से भी आ सकता है फिर सवाल, क्योंकि अगर जब नाम ये आ रहा है, इट इज फॉर मोटिवेटिंग फार्मर्स फॉर नायगांव विलेज ऑफ द प्रोन पुरंदर तालुका ऑफ महाराष्ट्र 1974 में। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको फादर ऑफ, ऐसा भी सवाल आ सकता है, रिकॉग्नाइज फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पानी पंचायत। तो पानी पंचायत का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह होती है, तो विलासराव सालुंके ये उनका नाम था। ये क्या था, ये मूवमेंट इनके थ्रू शुरू हुआ था। और जो खैज ज़्यादा इलाके थे, और उसी तरह से लैंडलेस जो पीपल है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनके लिए, ये चीज़ें पहुंचाना, पानी सरफेस मैनेजमेंट, ये चीज़ आ गई किसकी, पानी पंचायत के ऊपर। क्या है ये पानी पंचायत? फॉर्म टू फैसिलिटेट वाटर सिक्योरिटी ऑफ द विलेज एंड फॉर मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज इन द विलेज। तो ये गांव देहातों में पानी की मैनेज करने
और उन्हें पहुंचाने के लिए, मुहैया करने के लिए था। अब अगर हम बात करते हैं चिपको तहरीक, चिपको मूवमेंट, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि देखिए चिपको मूवमेंट ये था जो कि लेडीज के जरिए कंसिडर्ड द फर्स्ट इको फेमिनिस्ट इन्वायरमेंट मूवमेंट था, जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1970s में, जो कि सीटेड में ज्यादा पूछा जाता है। टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड फॉरेस्ट एरियाज फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। अब जरूरी नहीं कि सीटेड में, क्योंकि टीईटी में भी उसका ऑप्शन आया है, तो पूछ सकता है कल। द नेम कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिपको, मीनिंग क्लिंग और हग। कि उन्होंने क्या किया था, पेड़ों के अतराफ में उसको चिपक गए थे कि हम ये कट करने नहीं देंगे। विलेजर्स एम्बेरेसेस द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फॉर बीइंग फॉर फेल्ड। तो उसकी कटाई से रोकने के लिए उन्होंने मूवमेंट को शुरू किया था, जिसमें 3 लीडर जो थे स्ट्रेंथन, जिसको मिली थी लीडरशिप में अमृता देवी बिश्नोई में, मेधा पटकर, ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का ज्यादा नाम आता है। जिसमें आप पहले क्या बोल रहे थे, कुछ और नाम, सूर्यमणि वाला वो अलग था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये क्या था, प्राइमरीली फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट जिसको कहा गया। और ये क्या था कि स्टार्ट हुआ 1970 में। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, ये एक प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट है, गरो ग्राहवली से, और मेंबर थे चिपकू मूवमेंट। आइडिया ऑफ चिपकू मूवमेंट किसका था, उनकी वाइफ का था, और उन्होंने एक्शन लिया था। तो ही हैज बीन फाइटिंग फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन द हिमालयस फॉर ईयर्स, सालों से लड़ रहे थे। फर्स्ट एज अ लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट इन 1970s एंड देन लेड द एंटी तहरी। उसके बाद उन्होंने एक एंटी तहरी डैम कैंपेन भी चलाया 1980 के साथ, तो ये भी नाम आ सकता है। और अर्ली 2004 तक तो चिपको मूवमेंट अवार्ड किया गया राइट लिवलीहुड, जो अवार्ड था 1987 का, कमिटमेंट के हिसाब से कंजर्व करने, प्रिजर्व करने, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया में। चिपको टाइप मूवमेंट डेट बैक हुआ 1730 एडी से, और जबकि 363 बिश्नोइस ने कुर्बानी दी। 363, 363 बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द विलेज ऑफ, उसका नाम क्या था विलेज का, प्रसन्ना खामकार इन राजस्थान, टू सेव द हेजरी ट्रीज। तो चिपको मूवमेंट और सुंदरलाल बहुगुणा, इनके जो तहरीके हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक था, जो कि मेधा पटकार ये था, पटकर। और ये बिश्नोई मूवमेंट जो था, अमृता देवी बिश्नोई, इससे याद रखना है। बिश्नोई मूवमेंट के लिए ये बिश्नोई मूवमेंट एक अलग था, और नम्रता बचाओ आंदोलन ये अलग था, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। और चिपको मूवमेंट का सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम याद रखें इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो कंफ्यूजन वाला सवाल था, तो वो ये था कि ये वाला धाते और अधाते में भी कंफ्यूजन था ना। हाँ, तंजीम, इदारा और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ी के मुतबादिल का इंतखाब। तब देखिए यहाँ पर ऊपर बानी लिखा हुआ था, और तंजीम या इदारा। तो आजाद हिंद फौज में कंफ्यूजन था, क्योंकि आजाद हिंद फौज में आगे जो लेकर चले, तो वो सुभाष चंद्र बोस बाद में थे, लेकिन उनके बानी जिन्होंने स्थापना की, तो राज बिहारी बोस थे। जिसको अगर हम और क्रॉस चेक करके देखते हैं, राज बिहारी बोस। तो राज बिहारी बोस क्या थे, इनका जन्म 25 मई 1800 मतलब 76 में हुआ, और 21 जनवरी 1945 में डेथ हुई। तो ये क्या थी स्थापना इन्होंने की, ये क्या था, इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर। तब हम इसको क्या डालेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या थे वो, ब्रिटिश से। और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम ये देखेंगे कि बोस जो है तो कहाँ पर पैदा हुए थे, सुबालधा, बर्धामन डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में।
और यहाँ पर है देखिए, ये जो है तो क्या थे, ऑर्गेनाइजर थे गदर म्यूटिनिटी, और फाउंड किया था उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। फिर बोस ऑल्सो लेड द इंडियन नेशनल आर्मी। इनके पूरे चीजें है जो कि अंडर मोहन सिंह में थी। तो अगर फादर ऑफ अगर आता है तो इसमें फॉर्म जो हुई थी मोहन सिंह के क़यादत में हुई थी। ही वॉज बिहाइंड द दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी टू, यहाँ पर था, असैसिनेट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो जो राज बिहारी बोस थे, तो उनके कैप्टन जो थे, तो फादर जब आता है तो ये मोहन सिंह भी उससे जुड़ा हुआ टर्म होता है। उन्होंने फॉर्म किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जब आता है तो वहां पर मोहन सिंह आता है। और जो स्थापना या क़यादत जो आती है, स्थापना करना, तो उसमें बानी में राज बिहारी बोस आता है। और बाद में जो उसको आगे लेकर बढ़े तो वो सुभाष चंद्र बोस फिर बाद में आ जाते हैं, इस तरह से। तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये इसके ताल्लुक से था। और उसके बाद एक फासिद मादे वाला जो था क्वेश्चन, वो कहाँ पर था? फासिद मादे वाला ढूंढिए। तो फासिद मादा मतलब होता है कि नबातात का कौन सा फासिद मादा, यानी नबातात का फासिद मादा, यानी कि जो यूनानी में इस्तेमाल होगा या आयुर्वेदिक के तौर पर, या जड़ी बूटी हम कह सकते हैं, तो उसके तौर पर जो यूजफुल होता है तो वो नीलगिरी का तेल होता है। जो कि आपको, जैसे कि मतलब दर्द से रिलीफ के लिए, बाइट्स के लिए, और इंसेक्ट बाइट, या फिर स्टिंग मारता है अगर, डंक वगैरह मारने से कोई भी चीज के लिए, तो ये आयुर्वेदिक में यूज होगा। जबकि रिफाइंड कैल्शियम ऑक्सलेट और कर्ली ये यूज नहीं होती आयुर्वेदिक चीजों के लिए, हर्बल के लिए। तो इस हिसाब से ये सिर्फ नीलगिरी का तेल आ जाता है। उसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन कहाँ तक आया था? ये तंजीम इदारों का हो गया था और ये हो गया था। हाँ, ये चल रहा था कि आजाद हिंद फौज का फिर निशान क्या था। इंडिपेंडेंट इंडियन जो आर्मी था उसके फौज का निशान जलती मशाल था, चरखे की तस्वीर थी, या उड़ान भरता हुआ खाक, या हमला करता हुआ शेर। इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी का मार्क, ये सिंबल, ये सिंबल कह सकते हैं। इसमें तो लिखने में स्वॉर्ड इन क्रॉस, ये एक अलग आ रहा है। इंडियन आर्मी का आ रहा है सिर्फ। जो पहला था आजाद हिंद फौज का निशान, तो हम देखते हैं उसका है फोर्थ वन, हमला करता हुआ शेर। तो इसको सिंपली याद रख लेना है, हमला करता हुआ शेर, आजाद हिंद फौज का निशान। उसके बाद स्वराज्य के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले, ये क्या है? खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी। मतलब स्वराज के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है? शाइस्ता खान, फिरंगी जी, मिर्साला, और दौलत खान, ये क्या है? मुरारबाजी, और बहलुल खान, प्रतापगढ़, गुज्जर, और सदी मसूद, सिद्दी मसूद, बाजी, प्रभु देश पांडे। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, दौलत खान का मुरारबाजी, मुनासिब जोड़ी। बाकी सब गलत है। फिर अगर ये गलत है तो ये भी याद रखना है कि शाइस्ता खान का क्या था, बाद में पढ़कर बहलुल खान का क्या था। शाइस्ता खान को तो शिवाजी ने हराया था। कितनी जगह पर कितनी बत्तीस का तो सभी जाने खान, ये दोनों हाँ, ये दोनों को नहीं, दौलत खान मुरारबाजी। हाँ, मुरारबाजी का तो मार दिया गया। ओके। उसके बाद है हो गई। दिल्ली हो गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल।
अब यहाँ पर क्या है कि रानी गजब की चली वो चाल। ये हस्ब बाला मिसरों में किस शख्सियत का जिक्र उनके हम असर मराठी शायर देवसत ने किया था? झांसी की रानी के लिए किया गया है कि अहिल्या बाई होल्कर, चांद बीबी, या महारानी ताराबाई? दिल्ली हो गई खस्ताहाल, दिल्ली से याद रख सकते हैं आप, दिल्ली के बादशाहों का हुआ बुरा हाल, दिल्ली से ही वो चीज निकल जाएगी। सबका क्या हिस्ट्री। ईवीएस में हिस्ट्री वगैरह मिक्स है। उसका है फोर्थ वन, महारानी ताराबाई के लिए ये बात चल रही है। दिल्ली हो गई खस्ताहाल, दिल्ली के बादशाहों का हो रहा बुरा हाल, महारानी ताराबाई। तो अब आपको झांसी की रानी की कौन से स्टेट की थी वो याद रखना है कि अहिल्याबाई की कहाँ पर थी। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा चांद बीबी का भी। एटलीस्ट इतने, बाकी तो पढ़ना ही है। भारत के सरकारी मुहर पर, हाँ, दर्ज झैल में से किन हैवानों, ये हैवानात की तस्वीर किनंदा है? शेर, घोड़ा, बैल, तीनों भी है। फोर्थ, तो फोर्थ बिल्कुल सही। तो सरकारी महर पर शेर, घोड़ा और बैल तीनों की फोटो है। किस सूबे के गवर्नर का तकर्रुर, किस सूबे के गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फर्द को किया जाता है? क्या कहा जा रहा है, कोई एक सूबा है, उसके गवर्नर का क्या हो रहा है, तकर्रुर, मतलब उसका सिलेक्शन किसी दीगर सूबे के फर्द को किया जा सकता है। जो दूसरे सूबे से है उसको भी तकर्रुर कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? ऐसा भारत के दस्तूर में नाफिज है इसलिए, ये किसी फर्द को उसके सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है। किसी फर्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का, कि दूसरा लाएंगे। रियासत के मजलिस से मुखन्ना कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज रखी हुई है, या रियासत की मजलिस से आमा आमिला कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज है? तो सेकंड बिल्कुल सही है कि किसी भी फर्द को उसके सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है, इसके लिए इस बात की तस्दीक होती है कि उस सूबे के गवर्नर का तकर्रुर दूसरे सूबे के फर्द को लिया जाए। हाँ। अगर वो महाराष्ट्र के तो उनकी पोस्ट दी जाती है जम्मू कश्मीर। हाँ, अगर कोई महाराष्ट्र का है तो उसको कश्मीर में दे दी जा रही पोस्ट, इस तरह सूबा वगैरह ऐसे। पंचायत राज्य में ग्राम सभा की खुसूसियात जाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है? पंचायत अगर राज्य है, उसमें ग्राम सभा उसकी खुसूसियत जाहिर ना करने वाला, निगेटिव। गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, ये तो सही है। ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। ग्राम सभा पं, ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखने वाले बुनियादी कवानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज होती है। मतलब ये प्रोग्राम बन जा रहा है छोटे बड़े लोगों की, तो देखते हैं फिर भी। 144 का फर्ज गलत है। खुसूसियात जाहिर ना करने वाला, कि सिर्फ छोटे बड़े सब मुलविस रहेंगे तो वो एक दावत टाइप में ऐसा बन जा रहा है, उसका कोई मकसद नहीं निकल रहा। कि जिम्मेदारी एक हो रही है इसमें मुनक्किद करने की, ग्राम सभा सरपंच की, और तरक्की के मंसूबे आ रहे हैं, इसलिए जमा हुए तो तरक्की के मंसूबे। और ताल्लुक रखने वाले बुनियादी कवानीन में सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज, तो ये काम जो चल रहा है उसके ऊपर आ रहा है, नहीं तो ये प्रोग्राम बन जा रहा है छोटे बड़े लोग, इसलिए। नेक्स्ट है, भारत के शुमाली इलाकों से बहरे आजम की जानिब चलने वाली बर्री हवाओं की वजह से दर्ज झैल में से किस मुकाम पर बारिश होती है? अब बहरे आजम का पूछा है। ये कौन सा है? मछलीपट्टनम, मैंगलोर, और ये क्या है, कोइस्ती, कारवार? बहरे आजम है जिसमें बर्री हवाओं की वजह से बारिश होती है। तो उसका है थर्ड सही, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम।
हाँ, ये मछलीपट्टनम है, ऑल्सो नोन एज मछलीपट्टनम, ये भी आ सकता है, या फिर आंध्र प्रदेश में। बंदर, ये सिटी है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये कलमकारी टेक्सटाइल के लिए भी मशहूर है, और पेंटिंग क्रिएटेड बाय वेजिटेबल डाइस से, ये भी आ सकता है कल। सीटेट में तो आता है ये वैसे, इस तरह से आता है। शाही डायनेस्टी यहाँ पर था, पहले रूल बाय। तो मछलीपट्टनम, कमालकारी कापड आणि भाजीपाला रंग वापरून तयार केलेल्या चित्रासाठी ओळखले जाते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी सिलसिला और भारत की सबसे बुलंद चोटी की मुनासिब जोड़ी का मुतबादिल कौन सा है? सतपड़ा, इस्तिम्बा, मगरिबी घाट, अनैमुड़ी, अरवी, केरू शेखर, ध्रुव चोटी, हिमालय केटू। बड़ा संभाल। सतपड़ा, अस्तंबा। जिन्होंने पेपर टिक किया है शायद पास हो गए होंगे। राइट आंसर। तो बिल्कुल सही पहला, सतपड़ा, अस्तंबा। सबसे बुलंद चोटी की मुनासिब ये जोड़ी को लगा रहे हैं, सतपड़ा अस्तंबा। उसके बाद मेयारी वक्त के लिहाज से अगर ग्रैंड शहर में बरोज पीर रात के 10 बजे हो, तो उसी वक्त भारत में कितने बजे हो? ग्रीनविच के ऊपर ये सवाल है। जो ग्रीनविच होती है ना, तो उसमें एक होता है वेस्ट। वेस्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? मशरिक। और वेस्ट को क्या कहते हैं? ईस्ट को मशरिक। हाँ, मगरिब। तो दोनों में क्या होता है फर्क, के वो ग्रीनविच में 1 घंटा, 1 बज रहे अगर जो भी, तो वो 5.5 घंटे आगे होता है इंडिया के हिसाब से, ऐसा कुछ होता है। तो अगर ये 10 बज रहे तो अगर हम इसको 10 से अगर 5 जोड़ दे तो कितने होंगे? 11 12, ये दो निकल गए। और 3:30, तो 3:30 का है ये सुबह के 3:30। तो मंगल, क्योंकि पीर ही हो रहा है, तो अगला दिन, क्योंकि दिन बदल जा रहे हैं ना 12 के बाद। तो ग्रीनविच के हिसाब से सिंपल सिंपल क्या होता है कि ग्रीनविच अगर वेस्ट है, तो वो आगे के लिए भारत के हिसाब से ग्रीनविच के 5.5 घंटे आगे होता है। और अगर पीछे है, तो 5.5 घंटे पीछे। लेकिन उसको देखते कैसा है, ग्रीनविच 360 डिग्री जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो उसका रेशो होता है, और रेशो में 360 डिग्री जो कर्वेचर होता है, तो उसमें से उसका जो टाइम जो नापते हैं, तो वो 15 ऐसा निकलता है कुछ, मतलब 15 मिनट डिग्री के हिसाब से कुछ। तो ऐसा मिलकर, लेकिन सिंपल सिंपल याद रखना है 5.5 घंटे। तो उससे हम देखते हैं कि क्या है, मंगल हो रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है मंगल, सुबह के 3:30। 5.5 घंटे। आप ऐसा उसका एक नाम याद रखिए ग्रीनविच के हिसाब से इंडिया का। तो पीर था, तो पीर के हिसाब से रात के 10 थे, तो 2 घंटे मतलब 5.5 घंटे आगे चलना है। तो जैसे 2 घंटे हुए, तो मंगल हो गया। और मंगल के 3:30 हो रहे हैं, बाकी के 3.5 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट है सापुतारा, गुजरात का अगर है, तो पाल का क्या है? महाराष्ट्र। इसमें कंफ्यूज हुए हैं हिमाचल प्रदेश। तो मुंबई में आता हाँ, तो पालघर मुंबई महाराष्ट्र का ये सही जवाब। उसके बाद में नेक्स्ट है भूषण, कंप्यूटर इंजीनियर, मनीषा मौल्यमा है, मिलिंद घरेलू सनतकार है, और मनाली क्या है? मुर्गी बानी की सनतकार है। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झैल में से मेशावर रुबई दर्जा मेशावर, चौथे दर्जे का पेशावर कौन है? है। चौथे दर्जे का, तो दर्जा में कैसे रखा जा रहा है, क्या दर्जे के हिसाब से? इब्तदाई दर्जा जो रहेगा मुर्गी पालन है। इब्तदाई दर्जा मुर्गे पालन। सेकंड जो रहेगा सालवी दर्जा। सालवी हाँ, दर्जा जो रहेगा सर उसमें तो अपने इन आ जाएंगे, मोहल्ले में आ गए। वाले। मोहल्ले में आ गए।
मोहल्ले में। और उसके बाद सनासी जो रहेगा, घरेलू सनतकार रहेगा। घरेलू सनतकार तीसरा। या फिर हो सकता था तलाती, जो है मोहल्ले में भी हो सकता है, दोनों में। और चौथा जो रहेगा रुबाई, जो कंप्यूटर एरिया जो ऑलरेडी तैयार ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। उसको समझ कैसे चल सकते हैं मतलब, इसमें एक और चार दोनों को सही बताया हुआ है। मतलब जिसने भी एक भी टिक किया था और चार भी, मनीषा और भूषण दोनों को किया गया मोहल्ले में। क्योंकि ये दो चीजें क्या हो गई, मतलब जैसे कि क्या पूछा था, पेशावर का दर्जा, तो इब्तदाई दर्जे में मुर्गा बानी को क्यों रखा जाता है, इसका जवाब देंगे। किसान से रिलेटेड रहता है सर। किसान से रिलेटेड है इसलिए। एक तो होता है गल्ला बानी, गला एक बनी, मुर्गा बानी, मुर्ग बानी। जिराफ भी आती है सर। मतलब जैसे कि बुनियादी के हिसाब से रखा जा रहा है बुनियादी ये। हिसाब से। तो बुनियादी में अगर ये रखा जाए पहला, मुर्ग बानी, और दूसरे में क्या, घरेलू घरेलू सनतकार, क्योंकि ये सनतकार। भी चीजें जरूरी है। अब सनतकार वाले तो इंडस्ट्रीज, वो भी घरेलू छोटी पैमाने की सर। छोटे पैमाने की। उसके बाद जो मोहल्ले में का जो पेशा है, अब एक मोहल्ले में क्या हो गया, ये बहुत आगे का हो गया, मतलब पहले ये बुनियादी जरूरतों के हो गया। हाँ उसके उसके बाद आधार पर कंप्यूटर इंजीनियर भी समाजी मतलब खिदमत, और मोहल्ले में भी। तो अब कंप्यूटर इंजीनियर इसलिए रखना चाह रहे थे जैसे हार्डवेयर वाला, कि जब खराब हुआ जब, तो उन्होंने सोचा कि ये भी समाजी खिदमत है, तो उन्होंने दोनों को ही, एक और दो को, दोनों को साथ दे दिया। रुबाई दर्जन, चार दर्जन, तो इसको और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 150 वाला सवाल है लास्ट, ईवीएस का। कौमी बागात सूबा महाराष्ट्र के किन जिलाई ग्रह में मौजूद है। जिलाई गढ़ में, नागपुर, थाना, रायगढ़, गोंदिया, गढ़चिरौली, रायगढ़, चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, थाना, नागपुर। कौमी बागत, कौमी बागत जो है उसमें दिया है। क्लास चौथे के कौमी बागत के, एनसीईआरटी में, एससीईआरटी, एससीईआरटी, स्टेट स्टेट, स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड की वो, बाल भारती, उसकी वेबसाइट बाल भारती पे जाके भी पढ़ सकते हैं सारे लोग, किताबें जो पढ़ना चाह रहे हैं। ये बाल भारती पे जाना है, वहां से ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी के लिए, सीटेट के लिए एनसीईआरटी पब्लिकेशन, इस तरह लिखकर आपको बता देते हैं। ई बाल भारती ऐसे लिखना है, ये लिखना है। फिर जाना है यहाँ पर, ये लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको जो भी बुक पढ़ना है, जैसे कि ईवीएस हिस्ट्री, तो फिर फोर्थ पे जाइए, फिर वहाँ पर से जो भी आपको लेना है। अ, यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज मीडियम है, तो उर्दू लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। ये देखिए शिवाजी के बारे में, रियाजी है, माहौल का मुताला है, तो आपको ये ईवीएस में ये भी आ रहा है, और माहौल का मुताला। तो फिर इसमें से टिक करके फिर आप इस पर जाना है। ऐसा आप ई बाल भारती से पढ़ सकते हैं किताबें। और एनसीईआरटी से कैसा पढ़ना रहता है कि ओपन होने तक बताते हैं। एनसीईआरटी लिखना है। एनसीईआरटी में आने के बाद यहाँ पर क्लास लिखना है, जैसे कि फोर्थ। फिर यहाँ पर ईवीएस, बुक का टाइटल, ये आसपास उर्दू में, इस पर जाना है। फिर आप ऐसे पैसेज वाइज पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज। और ये जो है तो अभी खुल रही है ई बाल भारती की पूरी बुक। हाँ, तो ये कौमी बागत, तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, वहां से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, बगैर बुक्स को परचेस करें। तो 150 का है थर्ड, जो कि है चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया, गोंदिया। हाँ, इस तरह। तो इस तरह से है। और अगर कोई जवाबात ऐसे हो जाते हैं किस्मत से, कि जिसने किसी ने एक, किसने चार किया है, तो अगर उसको मिल जाए तो पूरे नंबर मिल सकते हैं। और कभी कोई क्वेश्चन ही गलत हो गया तो उसके मार्क्स भी कभी कभार मिल जाते हैं। हाँ, तब देखिए ये माहौल का मुताला इस तरह से आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि जब जब भी आप फ्री रहते हैं, तो आप ये बाल भारती पे जाकर ये पूरे पढ़ सकते हैं, ये पूरी चीजें। इन से डब्बों की जो मालूमात आती है उसमें बहुत नहीं 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 डब्बों की रजिस्ट्री की मालूमात डब्बों की चार डब्बों की जो मालूमात आती है ना, जैसे ऊपर गया अभी तो नेक्स्ट वीडियो में अगला देखेंगे। नहीं नहीं वो तो रहता ही रहता